घोसी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घोसी से चुनाव प्रचार करने के बाद आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां घोसी में कमल खिलने का दावा किया, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद ने कहा कि इस बार एसपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। घोसी में कमल का फूल भारी अंतर से खिल रहा है। समाजवादी पार्टी की इस बार साइकिल पंचर ही नहीं हो रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने की स्थिति हो रही है। आज वहां सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त समर्थन बढ़ा है कि मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूं। जो मुझे अपेक्षा थी, मुझे आज का जो फीडबैक है उसके हिसाब से हम बहुत बड़े अंतर से घोसी विधानसभा उपचुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा दूर है, न मैदान दूर है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। और जो मैं कह रहा हूं, आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के जो साथी हैं वो जीतेंगे। सर, मुंबई की ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के मार्ग की बाधा है और जनता इस बाधा को सदा के लिए विदा करने को तैयार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से मुक्त राजनीति इस देश की होगी, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। और यह जो एकत्र हैं, इनका कोई राष्ट्र के लिए एजेंडा नहीं है, कोई गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव के लिए, शहरों के लिए कोई एजेंडा नहीं। ये सत्ता में जब होते हैं तो सब भूल जाते हैं, जब जनता सत्ता से विदा कर देती है तो इनको जनता की याद आती है। घोसी में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी दिग्गज घोसी में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। क्या है बीजेपी की तैयारी और रणनीति, इस मसले पर गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष सहजानंद राय से खास बातचीत की संवाददाता अमित सिंह ने। गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी हमारे साथ हैं। चूंकि घोसी जो है गोरखपुर क्षेत्र का ही हिस्सा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, अभी आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले नगर निकाय का भी चुनाव था। लोगों को लगता है ये छोटा चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व, किसी छोटे चुनाव को छोटा नहीं लेता है। और ये घोसी उपचुनाव स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में यहाँ हमारे फागू चौहान जी जीते थे। 2017 के बाद जब वो राज्यपाल बन के गए थे, तभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार विजय राजभर जी हमारे जीते थे। 2022 के चुनाव में स्वाभाविक तौर पे कहीं न कहीं हमसे चूक हुई, जिसके कारण हमारी सीट वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये 2017 का, उसके पहले से फागू चौहान यहाँ से कई बार रहे, परंपरागत सीट रही है। कि अभी अखिलेश यादव जी 2 दिन पहले आए थे और वो यहाँ सभा करके गए और बड़ा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पूरा मंत्रिमंडल, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कोई नेता ही नहीं, सब कार्यकर्ता है। नेता मानी नरेंद्र मोदी जी है, नेता मानी योगी जी हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ता है। करीब 20,000 निषाद वोटर्स घोसी उपचुनाव में निर्णायक होने जा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने निषाद वोटर्स को साधने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को घोसी में उतार दिया है। संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान की जीत सुनिश्चित कराने के लिए एनडीए के सभी जो घटक दल हैं वो इस समय घोसी में हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी भी इस समय घोसी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दारा सिंह चौहान बनाम सुधाकर सिंह की लड़ाई कांटे की है। आपको लगता है कि आप लोगों के आने से दारा सिंह की जीत सुनिश्चित होगी, थोड़ा उनका रास्ता आसान होगा? ये दारा सिंह चौहान जब कमल चुनाव चिन्ह आ जाता है तो व्यक्ति नहीं हो जाता, उसके संयुक्त उम्मीदवार हो जाता है। ये मैसेज यही गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार एनडीए के हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और निषाद पार्टी और अपना दल और सुहेल देव भाई भी आ गए हैं। ये सारे हम लोग मिलके इतने लोगों को जो दुख दिया था
उनको एक दल है जो पिछली सरकारों ने दुख दिया था, उनका दल है और उसके उम्मीदवार हैं आप हमारे दादा भाई हैं। कितने मजदूर, एक विचारधारा है कि उत्तर प्रदेश में मजदूर पैदा करो, हमारी विचारधारा है कि उत्तर प्रदेश में मजबूत पैदा करो। आप देखे होंगे कोरोना में कितने लोग आए थे, सड़कों पर जाम था, आप ही लोग निकालते थे फोटो। आज कितने लोग वापस गए, हमने यही उनको विश्वकर्मा सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, स्वरोजगार निधि, तमाम ऐसी योजनाएं हैं बिना भेदभाव के हर जाति हर धर्म को दिया है। ये जाति और धर्म का घर घोलने का काम पिछली सरकारों ने किया है। राम मंदिर पर गोली चलाकर जिससे मुसलमान खुश हो जाए हमें वोट दे दे, रामायण पर गाली दे दो उस पर है। तो रामायण को तो कौन नहीं मानता है, कौन ऐसा होगा जितने यहाँ से मुसलमान जहाँ होंगे उसके बगल में हिंदू हैं। अब हिंदू को गाली देने वाला एक विचारधारा है, इस भारतीय संस्कृति को गाली देने वाला विचारधारा है और एक भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाला विचारधारा है। ये तो डॉक्टर संजय निषाद जी का कहना है कि झुआ भर वोट निषाद समाज का दारा सिंह चौहान को मिलने जा रहा है। 8 सितंबर को दारा सिंह चौहान की एक तरफा जीत होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट, घोसी। बढ़ते आगे अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक बार फिर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। जगत गुरु रामभद्राचार्य पर स्वामी प्रसाद के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुझसे कहीं भी आकर शास्त्रार्थ कर ले। मैं चुनौती देता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से कि पूज्य जगत गुरु जी तो बहुत बड़ी बात हो गई, राजू दास से ही शास्त्रार्थ कर लें, जिस जगह चाहें, जहां पे चाहें वहां पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाए। और मैं उनको चुनौती देता हूं, जिस प्रकार से सनातन को गाली देना, और आपको चुनौती देते हैं कि जहां चाहो वहां शास्त्रार्थ कर सकते हो। मऊ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को भोपू बताया। स्वामी प्रसाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से नहीं निकाल रहे। श्री अखिलेश यादव जी को मुझे हंसी आ रही थी उस दिन। उनका भाई आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा, धर्मेंद्र यादव, और उस चुनाव प्रचार में श्रीमान जी नहीं गए। उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो मैनपुरी में गली गली घूम रही थी। आज वह अगर घोसी में उनको आना पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन के क्षेत्र और जिले के अध्यक्ष हैं, उस संगठन की ताकत हमारे यहाँ हर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता है पार्टी। कोई उपचुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सारे लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए, सत्ता से बाहर होने के बाद किसी उपचुनाव में गए हैं, या तो अपनी पत्नी बड़े यादव के चुनाव में गए हैं, और या तो वह घोसी में सपा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए। तो श्री अखिलेश यादव जी के भोंपू हैं, उनके बोलने की कोई हैसियत नहीं। अगर अखिलेश यादव जी इनके बयान से सहमत नहीं थे तो उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे मैं कई बार कह चुका हूं, वह कभी भी कोई ऐसे विषैले बयान देते हैं तो उसके पीछे श्री अखिलेश यादव जी 100%। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलने से बचते दिखे शिवपाल यादव। विवादित बयान पर वो बयान देने से इनकार करते नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते, ये कहना है शिवपाल का। उन्होंने कहा हमें पार्टी का संगठन मजबूत करना है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे, यही लक्ष्य है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को इस देश से हटा देगा। उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। हम पार्टी का संगठन मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से अब हटा देगा। केंद्र की मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन संसद का विशेष सत्र चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस विशेष सत्र में सरकार क्या करना चाहती है। संसद का विशेष सत्र, मोदी सरकार ने बुलाया सत्र। सत्र में होंगी कुल 5 बैठक।
केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चली आ रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसको लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू करना चाहती है तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान कहा था, सीधे कह देना कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं। आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित क्यों करते हैं। मैं मानता हूं जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, उसके बाद फिर काम पर लग जाएं। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि ये क्या समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। आज देश का दुर्भाग्य है कि जितनी बार मतदान होता है उतनी ही बार मतदाता सूची आती है। 22 में लॉ कमीशन ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संगठनों से इसको लेकर राय मांगी थी। लॉ कमीशन ने पूछा था कि क्या एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान के मूल ढांचे या देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। कमीशन ने ये भी पूछा था कि हंग असेंबली या आम चुनाव में त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत न हो, चुनी गई संसद या विधानसभा के स्पीकर की ओर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। इधर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। नजदीक में चुनाव है। मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की हालत खस्ता है। ये खस्ती हालत से बचने का कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाए, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में हंगामा हो सकता है, जैसे चीन का नया मैप, मणिपुर हिंसा, अडानी हिंडनबर्ग और महंगाई। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में सदन का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को सदन के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति औपचारिक रूप देते हैं। इसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। टीम न्यूज स्टेट। यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान, जल्द यूसीसी लाएंगे, ये कहना सीएम धामी का। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ड्राफ्ट मिलते ही प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इसी साल प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यूसीसी पार्टी के एजेंडे में रहा है, ये कहना है सीएम धामी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी के भी मुख्य एजेंडे में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 के आम चुनाव में इस पर अपना मत दिया था, अपना समर्थन दिया था और उसी कारण उसी में हमने यह भी संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। शनिवार की सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को लेकर सूर्य की तरफ उड़ जाएगा। हमारे सूर्य नमस्कार पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी हुई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब बारी है सूर्य पर फतह करने की, सूरज से आंखें मिलाने की और सूरज के रहस्यों को जानने की, जिसके लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो में आदित्य L1 को लॉन्च करने की रिहर्सल की गई है, जिसकी तस्वीर इसरो ने जारी की है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C-57 से उड़ान भरेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले सभी इंटरनल चेक पूरे कर लिए गए हैं।
ये करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों की स्टडी करेगा। इसरो के मुताबिक ये मिशन सूर्य पर उतरने नहीं जा रहा है, बल्कि आदित्य L1 सिर्फ सूरज की कक्षा लैग्रांज पॉइंट 1 पर सैटेलाइट के रूप में सूरज के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 से आई नई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चंद्रयान 3 का रोवर इन दिनों चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। प्रज्ञान को जब कमांड मिली तो वो सेफ रूट की तलाश में अपनी जगह से मुड़ जाता है। इसरो ने प्रज्ञान की नई तस्वीरें जारी की हैं, जिसने आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षित रास्ते की तलाश में आगे बढ़ते चंद्रयान 3 का रोवर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, लेकिन उसे फिर सही रास्ता नहीं मिलता तो एक बार फिर वो अपना मार्ग बदल लेता है। इसी तरह ऐसा लग रहा है कि रोवर चांद की सतह पर गोल गोल घूम रहा है। रोवर प्रज्ञान के मुड़ने की ये तस्वीर लैंडर में लगे कैमरे में कैद हो गई है। चंद्रयान 3 मिशन का प्रज्ञान रोवर इन दिनों चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। हर रोज वो चांद की सतह से नई जानकारी भेज रहा है। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी खोज चांद की सतह पर मौजूद मेटल और गैस के बारे में है। चंद्रयान 3 फिलहाल अपने पहले से तय मिशन के हिसाब से काम कर रहा है और हर दिन चांद के बारे में अहम जानकारियां जुटाकर भेज रहा है। अमेरिका के 4 राज्यों को इडालिया तूफान बर्बाद करने की कगार पर है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई है। तबाही की ये लहरें सब कुछ मिटा देने पर आमादा दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि ये फ्लोरिडा में पिछले 100 सालों में आया सबसे भयानक तूफान है। तटीय इलाकों में तेज हवाओं की वजह से भारी तबाही हुई है। हर तरफ विनाश का मंजर नजर आ रहा है। तेज हवाओं की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी आ चुका है और अब ये मकानों के अंदर घुसकर परेशानी का बड़ा सबब बन गया है। इडालिया तूफान अमेरिका के 4 राज्यों में कहर बरपा रहा है। दक्षिण कैरोलिना पर तूफान का ज्यादा असर पड़ रहा है। फ्लोरिडा में भारी बारिश और बाढ़ के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। साथ ही प्रशासन ने अलर्ट जारी